हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज चुके हैं 4 और ये है हमारी रैपिड फायर वीडियो टॉप 10 क्वेश्चन की। तो आप सभी को पता है हम इसमें टॉप 10 जो हमारे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रैपिड फायर होंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन को हम बहुत विस्तार से इसमें अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी को पता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, तो शुरू करते अपनी वीडियो को बिना देरी करे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन के 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आसान है, आप आंसर करो इसका। देखिए, आपको क्या करना है, हर वीडियो को आप लोगों को पॉज करना है और पॉज करने के बाद ही आंसर देना है, ठीक है। तभी आप यहाँ पे आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। तो गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ना कि गवर्नर की। तो गवर्नर जनरल जो बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। जो विलियम बेंटिक था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए उसके बाद देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के सभी निजी संपत्तियों को ब्रिटिश शासन को दे दिया था। मतलब समझ रहे हो, जितना भी क्षेत्र कंपनी के अधीन आता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने सारा का सारा क्षेत्र ब्रिटिश सरकार को दे दिया था। मतलब उसके शासन के अंतर्गत वो सारा क्षेत्र अब आने लग गया था। उसके बाद क्या होता है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित कर दिया और इस प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। समझ, मतलब जो मुंबई मुंबई वाला और जो मद्रास वाला, दोनों के जो गवर्नर थे उनकी विधायी शक्ति मतलब उनसे छीन ली। मतलब अब वो कोई कानून नहीं बना सकते थे। विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है। तो ये कोई कानून नहीं बना सकते थे। उसके बाद क्या होता था कि गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक विधायी शक्तियाँ दे दी है। मतलब जो एक भारत का गवर्नर जनरल था, मतलब जो हमारा विलियम बेंटिक था, इसी को अब सारी शक्तियाँ दे दी गई थी और सबसे शक्तियाँ जो है वो छीन ली गई थी। इसने एक व्यावसायिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाया जिससे भारत पर राज कर सके, सरकार अपनी चला सके। विशेष रूप से कंपनी ने चीन और सुदूर पूर्वी के अन्य हिस्सों के साथ साथ व्यापार पर अपना एक अधिकार खो दिया। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता को प्रणाली की शुरू करने का प्रयास इसने किया था, ठीक है। तो सिविल सेवा की जो यहाँ पर शुरुआत हो जाती है वो यहाँ से हो जाती है, लेकिन भले ही उसे कार्नवालिस ने अच्छे तरीके से लागू किया था, लेकिन शुरुआत यहीं से हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने खुली जो प्रतियोगिता थी वो इसने शुरुआत करी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और तब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत और जो श्रीलंका है इसको जो विभाजित करता है भाई वो है हमारे यहाँ पर पाक जलडंडो, मतलब जो पाक की खाड़ी है, ठीक है। तो ये जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, मतलब उनको दो अलग अलग भागों में बांट देती है। देखिए कैसे, एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके बारे में इसके बारे में दे देता हूँ। देखो भारत, श्रीलंका और मालदीव जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। आप सभी को पता है पड़ोसी द्वीप जो हैं, एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव है, ठीक है। और दोनों कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडम्बरू मध्य से अलग किया जाता है। पाक जलडम्बरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, का एक हिस्सा है, ये आप यहाँ पे समझ लेंगे। और ये तमिलनाडु जो है भारत में है और जाफना जिला है श्रीलंका में, उसके बीच में स्थित है। मतलब समझ रहे हो कि अगर ये भारत का तट है तो यहाँ पर तो है हमारा तमिलनाडु राज्य, ठीक है। और मान लो ये क्या है, श्रीलंका। तो श्रीलंका में सबसे ऊपरी राज्य जो है, ऊपरी जो जिला है वो जाफना है, तो इसके बीच में पाक जलडम्बरू मध्य हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पाक जलडम्बरू मध्य दक्षिण में किस ओर से घिरा है। तो देखो भारत एक पवन द्वीप है जो भारत का है, उससे घिरा है। एडम ब्रिज है जिसको मैं श्री रामचंद्र जी गए थे श्रीलंका में सीता जी को लेने, वो वाला ब्रिज है। मन्नार की खाड़ी है और मन्नार द्वीप है जो श्रीलंका में स्थित है। तो इन चारों से घिरा हुआ है मेरा कौन सा, जलडम्बरू मध्य, पाक जलडम्बरू मध्य, ठीक है।
स्टेट का नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर जो रॉबर्ट पार्क थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, तभी तो हम इसको पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, रॉबर्ट पार्क के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ये रेखा आपको याद होनी चाहिए। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। और जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी अरब सागर का एक इनलेट है जो कच्छ के रण और पश्चिम भारत के काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में फैली हुई है। खंबात की खाड़ी अरब सागर पर एक खाड़ी है। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है खंबात की खाड़ी। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू समझा देता हूँ। देखो जैसे ये है हमारा भारत, ये क्या है, इंडिया है, और ये क्या है, श्रीलंका है। तो इसके बीच में जो गुजर रहा है इसको बोलते हैं सर यहाँ पर कौन सा, पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थित है तमिलनाडु है, और यहाँ पर जो स्थित है जाफना जिला है। यहाँ पे कौन सा है, जाफना जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इससे बस इतना ही समझाना था। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए गाइज, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए नंदा देवी जो है वो किस राज्य में स्थित है। अब नंदा देवी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो चोटियों से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि चोटियाँ ना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रखी हैं। ठीक है, अब हमसे इसने पूछा है सर नंदा देवी जो वो किस राज्य में स्थित है। तो बच्चा बच्चा जानता है सर नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है स्थित है। चलिए अच्छा ठीक है, उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको देखेंगे, आपकी नंदा देवी जो पर्वत है भारत की दूसरी, याद रखिए भारत की जो है, भारत की तो सेकंड है, भारत की सेकंड है, लेकिन दुनिया की है 23वीं, दुनिया की 23वीं है। ठीक है, और भारत की दूसरी, तो भारत की दूसरी और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो नंदा देवी है। कंचनजंगा देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। देखो कंचनजंगा जो हो जाती है, ठीक है, कंचनजंगा देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है, वो कौन सी हो जाती है, मेरी कंचनजंगा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नंदा देवी चोटी जो भारतीय राज्य है उत्तरांचल राज्य के हिमालय श्रृंखला में स्थित है। समझ रहे हो, ये जो हमारा उत्तरांचल राज्य है, जो उत्तराखंड राज्य है, उसमें स्थित है नंदा देवी की जो चोटी है। अच्छा, नंदा देवी चोटी नहीं है केवल, इसका नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का एक क्षेत्र है जिसको हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और जिसे यानी कि देवी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा बताओ भारत में इस समय पर कितने जो मेरे टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व जो भारत में कितने हैं कमेंट करके जरूर बताओ, ये आपके लिए अच्छे टुकड़ू है। अब देखो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो वो शिला है, क्या है, शिला, और ये कहाँ पर है, किन्नौर जिले में स्थित है ये, और जो 7025 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। उसके बाद देखो ये तो आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सतलुज और सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पंजाब जो हिमालय पर्वत का जो एक भाग स्थित है जिसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय जो स्थित है, आप सभी को याद रखना है ये चीज़, पंजाब हिमालय का जो ये स्थित है, ये कहाँ कहाँ पर है, इधर तो बहती है मेरी कौन सी, सतलुज, इधर बहती है सिंधु। ठीक है, तो दोनों के बीच में स्थित है मेरा पंजाब हिमालय। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला हमारे पास, आप अगला क्वेश्चन बताएंगे, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, देखो याद रखेंगे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है हड़प्पा के बारे में। देखो अब देखो यहाँ पर आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है, हड़प्पा जो है, देखो अब बात करते हैं किस नदी किनारे पर स्थित है। चलिए देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, मैंने आपको अभी अभी बताया। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी प्रांत यानी कि वर्तमान में जो हड़प्पा है वहाँ पर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, शहर जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, जो जिसकी खोज हुई थी वो शहर जो वो कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर वो स्थित है। ठीक है, पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, बस कहाँ पर स्थित है, रावी नदी के तट पर ये स्थित यहाँ पर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए बात करते हैं कि
देखिए, जो सिंधु नदी की एक किनारे की सहायक नदी हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर और उसके आसपास स्थित होने के कारण इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो जैसे यह पाकिस्तान है ना, पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में है ना, कुछ हिस्सों में लगभग 2500 ईसा पूर्व से फल फूल रही है। कब से गाइस? 2500 साल से ये यहाँ पर फल फूल रही है। 2500 साल से यहाँ पर ये है। ठीक है, अतः यहाँ पर विकल्प जो वो चौथा सही हो जाता है। देखो अब थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में जान लो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में मुझे नदी दे रखी ना उन्होंने, सिंधु नदी, लूनी नदी, भोगवा नदी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो सिंधु नदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप में भारत गंगा के मैदान की मुख्य नदियों में से एक है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी का मैदान है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसमें से एक जो नदी सिंधु नदी भी हो जाती है। ये भारत राज्य जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिर जाती है। मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र तिब्बती पठार में उद्गम होता है इसका। ठीक है, तो तिब्बत का पठार वहाँ से निकलती है और वहाँ से सीधे लद्दाख के क्षेत्र से होती हुई जो बाल्टिस्तान है वहाँ से फिर बलूचिस्तान जाती है। फिर दक्षिण दिशा में बहती हुई बंदरगाह शहर कराची के पास जाकर के अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये था मेरा सिंधु नदी के बारे में। उसके बाद देखो थोड़ा सा लूनी नदी के बारे में भी जान लो। लूनी नदी के बारे में देखो, लूनी नदी जो है वो उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? पुष्कर की घाटी से निकलती है और यह थार रेगिस्तान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से होकर के यह गुजर जाती है। यह 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका पता ही नहीं चलता है कहाँ चली जाती है। तो कच्छ का रण जो है वहाँ पर दलदली भूमि है, तो वहाँ पर जाके लुप्त हो जाती है ये। यह सिंचाई जल के एक आवश्यक स्रोतों के रूप में कार्य करती है। लूनी एक प्रमुख पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है जो राजस्थान के अजमेर जिले में 772 मीटर की ऊंचाई पर नागा पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों से निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए भोगवा नदी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए भोगवा नदी जो है भारत में गुजरात की एक नदी है। कहाँ की? गुजरात की नदी है एक। और ये साबरमती नदी की एक प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है। तो आपको पता है साबरमती नदी है, तो उसकी जो दाएं तरफ से जुड़ती है वो भोगवा नदी जुड़ती है। सुरेंद्रनगर शहर जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और जो मेरी धौली धजा बांध है वो इसी नदी पर स्थित है। तो कौन सा बांध है? याद रखिएगा, धौली। ठीक है, कौन सा बांध है? धौली धजा। तो धौली धजा जो मेरा बांध हो जाता है वो इसी नदी के तट पर हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बताएंगे कि कलिंग किस का युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है जो कलिंग का युद्ध है वो किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था और इसने खूब जम के यहाँ पे मारकाट की थी। तो गाइस यहाँ पर याद रखिए 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था वो कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए बताता हूँ आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में। देखो यहाँ पर लिखा है कि सर अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष साल के बाद, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, उज्जैन का राज्यपाल था उस समय पे वो, तो उसके 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में, मतलब 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण करा। आठ मतलब राजा बनने के बाद 8 साल बाद इस युद्ध में हुए नरसंहार द्वारा द्रवित हो गया और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बेहरी घोष का स्थान धम्म घोष ने ले लिया था। ठीक है, मतलब अब ये पूरी तरीके से बदल चुका था। अशोक का जो मेरा यहाँ पर 8वां शिलालेख है कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है, 8वां शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। इसका जो कार्यकाल था 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था। वे सबसे बड़े मौर्य शासक थे। जो अशोक था वो कौन था? सबसे बड़ा मौर्य शासक था। पहले तक्षशिला और उज्जैन के राजा थे ये। ठीक है, उनका शासन चरम दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियाँ भी शामिल थीं। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि अशोक ने जो अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, उसके बाद ये सिंहासन पर बैठा था। सबसे कम आयु के तिस को अभय दिया था। ठीक है, अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। पहली बार चरम दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप नियंत्रण के अधीन था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। बोधि वृक्ष की टहनियों को सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को सौंप दिया
और उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका को भेज दिया था। ठीक है, उन्होंने अपने शासनकाल के 11 वर्ष में बोध गया जाकर धम्म यात्रा किया का उद्घाटन किया और धम्म महामंत्रों को भी उन्होंने नियुक्त कर दिया था। ठीक है, चलिएगा, तो ये अशोक के बारे में कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है। देखिए कच्चे माल के रूप में मोस्टली जो है वो चीन ही जाना जाता है। कच्चे माल के जो सबसे ज़्यादा तो कच्चा इस्पात का उत्पादन करता है वो चीन करता है। ठीक है, अमेरिका भी दूसरे नंबर पर आता है इसमें। देखो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि जो चीन है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, 996.3 मीट्रिक टन जो है वो यहाँ पर उत्पादन करता है ये। उसके बाद आता है जापान जो 99.3 मीट्रिक टन यहाँ पर लोहा जो वो उत्पादित करता है, और अमेरिका जो वो 87.9 इस्पात जो वो उत्पादन करता है। ठीक है, देखो 2020 में चीन 1 अरब टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। 2019 में कुल विश्व कच्चे उत्पादन का एक 1869.9 मिलियन टन जो मीट्रिक टन था। सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश वर्तमान में चीन है, जिसका 2019 में विश्व उत्पादन का लगभग 53% था। समझ रहे हो, कच्चा इस्पात उद्योग पैदा करता है ब्लूम्स, बिलेट्स, स्ट्रैप अथवा प्लेटें जो यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रेल, संरचनात्मक तत्वों, बार सीट और तारों में परिवर्तित हो जाता है। लो अयस्क आधारित इस्पात निर्माण दुनिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन के 2/3 से अधिक के लिए जिम्मेदार यही है, अकेला चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन ये था कि जो संसद है, संसद के जो मीटिंग बुलाते हैं ना एक साथ, संयुक्त बैठक। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है। ठीक है, संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। तो आप सभी को पता है जो राष्ट्रपति साहब हैं वो संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखो अब मैं इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर समन जो है, समन या आहूत का मतलब होता है सर बुलाना। क्या होता है, बुलाना होता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाते हैं मीटिंग के लिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होता है वो 6 महीने का हो सकता है, इससे अधिक इसका अंतराल नहीं हो सकता। ठीक है, आमतौर पर एक वर्ष में 3 प्रकार के सत्र होते हैं जिसमें मीटिंग होती है। सबसे पहला हो जाता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के ऊपर यहाँ पर मीटिंग जो है वो होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए लोकसभा जो है वो अध्यक्ष जो होता है वो निम्न सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। मतलब पदेन सभापति जो होता है, ठीक है, वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ से इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है ये बताना है। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था। देखिए बात कर रहे हैं हम बाबर के बारे में। तो बाबर ने 1526 में युद्ध किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो इब्राहिम लोदी को उस समय दिल्ली पे शासन था, तो बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तब ये बाबर ये जीत गया था और इसने भारत पर अपनी पहली बार यहाँ पर मुगल शासन की नींव इसने डाली थी। ठीक है, देखो बाबर के बारे में देख लो। 1526 से लेकर के 1530 तक क्या करा था इसने, उन्होंने खुद को बादशाह घोषित करा। सबसे पहले तो वह 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में लोदी को हराया। इस तरह मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना उन्होंने भारत में की। बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, बाबर की आत्मकथा है। और कर्ण के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो। बाबर भारत में पहला मुगल शासक था और बाबर का जन्म जो था वो 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था और यह 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था।
उन्होंने तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। और तुजु के बाबरी के अनुसार बाबर की 1530 में लाहौर में मृत्यु हुई और उन्हें आराम बाग यानी कि आगरा में दफना दिया गया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया। ठीक है, चलिए, तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चीन के साथ में, आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस जी, चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोग इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बुल्गारिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो बात करते हैं सर बुल्गारिया के बारे में थोड़ी सी। तो गाइस ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ लेकिन बुल्गारिया के बारे में आप लोगों को। देखिए, चीन बुल्गारिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। चीन आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। पूर्वी एशिया का एक देश है ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.4 बिलियन है। यह लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह 14 संप्रभु देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने? 14 के साथ। ठीक है, चलिए, वे भूटान है, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तरी कोरिया, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम है। ठीक है, तो चीन जो है वो 14 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप जल्दी से जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और आपको इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।